हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 12 है। यहां पर हम लोग भारत की भूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एशिया महाद्वीप का मैप दिया गया है। एशिया महाद्वीप में भारत की उपस्थिति एशिया के दक्षिण में पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत जो है दक्षिण एशिया का एक देश है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसके पश्चिम में अरब सागर और भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर पड़ता है। भारतीय दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है, अर्थात हिंद महासागर का नाम जो है ये भारत के नाम पर ही रखा गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, पहला स्थान जो है रसिया का आता है, दूसरा स्थान कनाडा का आता है, तीसरा यूएसए का आता है, चौथा जो है चाइना का आता है, पांचवा ब्राजील का आता है, छठवां ऑस्ट्रेलिया का आता है और फिर सातवां जो आता है इंडिया का आता है। यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की मुख्य भूमि के अतिरिक्त भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं। एक बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, और वहीं अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह पड़ता है। तो ये दोनों द्वीप समूह भी भारत के ही पार्ट हैं। भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंद महासागर के ऊपर भारत पड़ रहा है, तो भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है ये 7 देशों के साथ लगती है। ये 7 देश कौन कौन से हैं मैं मैप पर दिखा दे रहा हूँ। तो भारत के उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। वहीं उत्तर की जो सीमा है वो नेपाल, चाइना और भूटान के साथ। पूर्व में हमारी सीमा जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। इसके अलावा भारत जो है अपनी जलीय सीमा 2 द्वीपीय देशों के साथ भी साझा करता है, एक तो श्रीलंका के साथ और दूसरा मालदीव के साथ। तो मालदीव और श्रीलंका के साथ हमारी समुद्री सीमा या जलीय सीमा लगती है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखिए, जब जब आप भारतीय उपमहाद्वीप शब्द लिखा समझें तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ये सभी देश आ जाते हैं, यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत, इन सबको मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत और श्रीलंका जो है ये पाक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, इसके द्वारा ये दोनों पृथक होते हैं या जुड़े हुए हैं। भारत का यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार बताया गया है कि भारत की जो मुख्य भूमि है इसका अक्षांशीय विस्तार बताया गया कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 67 डिग्री 6 मिनट के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। वहीं इसका देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका देशांतरी विस्तार है। इसका जो है यहाँ पे लंबाई भी बताई गई है। इसकी जो उत्तर दक्षिण अधिकतम जो विस्तार है, लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई है। वहीं इसकी पूर्व पश्चिम जो अधिकतम विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। यानी पूर्व पश्चिम इसकी लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो तटरेखा है, तटरेखा की लंबाई बताई गई है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटरेखा की जो कुल लंबाई है लगभग 7517 किलोमीटर है। यानी हमारी जो तटरेखा है लगभग 7517 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर है। कुछ कुछ स्रोतों में 15,200 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ से कर्कवृत्त यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, जिसको कर्कवृत्त कहा जाता है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं आप देख पा रहे हैं। एक तो गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारे यहाँ से जा रही है। इस प्रकार अगर हम भारत की अवस्थिति देखें तो इस प्रकार भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। देखिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो आपका जो 0 डिग्री विषुवत अक्षांश है और ऊपर का जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको उपोष्ण कटिबंध बोला जाता है। तो भारत की अवस्थिति आप देख पा रहे हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में इस प्रकार पड़ता है। ये अब देखिए, देशांतरी विस्तार के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 6 में आपको बताया था कि देशांतर क्या क्या होता है। एक डिग्री देशांतर को घूमने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोटेशन कर रही है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेट करती है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर कितने टोटल देशांतर कितने 360 हैं। एक देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और हमारा जो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का जो डिफरेंस है लगभग 30 डिग्री देशांतरों का डिफरेंस है।
यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाएगा और वहीं गुजरात में जो है 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। तो इस विसंगति से बचने के लिए, समय की विसंगति से बचने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतरी रेखा है इसके समय को अपना भारत का मानक समय माना है। यानी यहाँ का समय जो है ये यहाँ पर भी लागू होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में भी यही समय लागू होगा और यही समय जो है यहाँ पर गुजरात में भी लागू होगा, ताकि हमारे देश में समय की विसंगति बच जाए। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि देशांतरी विस्तार अधिक होने की वजह से हमारे देश के सुदूर पूर्वी और पश्चिमी भागों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। देखिए, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, अगर आपको जानना है तो क्लास 6 की जो अक्षांश देशांतर वाली वीडियो है वो एक बार दोबारा से देख लें तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अतः इससे बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय मानक समय को भारत का मानक समय माना जाता है और इस मध्याह्न रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। देखिए, हमारा जो मध्याह्न मानक रेखा वाला समय जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से ये जो मानक रेखा है ये गुजरती है। अब बात करते हैं भारत के भौतिक लक्षण की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत की भूआकृतियों में बहुत ज़्यादा विविधता विद्यमान है। यहाँ पर ऊंचे पर्वत भी हैं, गहरी घाटियाँ भी हैं, विस्तृत मैदान भी हैं, पठार भी हैं और अनेक द्वीप भी हैं। तो भारत को मोटे तौर पर 5 भौतिक इकाइयों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी भौतिक इकाइयाँ हैं बताया गया है। उत्तर के विशाल पर्वत हैं, यानी उत्तर में जो आप पर्वत देख पा रहे हैं ये उत्तर के विशाल पर्वत। इसके अलावा उत्तर भारत की मैदान, यानी उत्तर भारत का जो ये वाला पार्ट है ये उत्तर भारत का मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला जो आप भाग देख पा रहे हैं ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, ये वाला पार्ट। तटीय मैदान, यानी ये कोस्टल जो मैदान आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो मैदान आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये तटीय मैदान है। दोनों साइड में, पूर्व में भी पश्चिम में भी ये तटीय मैदान है। फिर द्वीप आ जाते हैं हमारे, यानी एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो बारी बारी से हम इन सभी को पढ़ेंगे, इन सभी को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर के विशाल पर्वतों की, जो कि भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ ये फैले हुए हैं। तो हमारे देश की जो उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिम में पामीर पठार से लेकर पूर्व में भारत म्यांमार सीमा तक पर्वतों की एक श्रृंखला पाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पामीर ग्रंथि है। तो यहाँ से लेकर, यानी यहाँ पर हमारे उत्तर पश्चिम से लेकर हमारे उत्तर पूर्व तक उत्तरी दिशा में हमारे यहाँ पर एक पर्वतों की श्रृंखला यहाँ पे फैली हुई है। ये पर्वत बिना किसी अवरोध के एक चाप के आकार में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पर्वतों की लगभग लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। वहीं इस पर्वतीय पेटी की जो मोटाई है लगभग 150 से लेकर 400 मीटर मोटी ये पर्वतीय पट्टी है। यानी इसकी मोटाई जो है 150 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में है। पामीर पठार और कश्मीर में सिंधु नदी के मध्य की पर्वत श्रेणियां कराकोरम के नाम से जानी जाती हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है सिंधु नदी आ रही है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ, ये जो है सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। तो पामीर ग्रंथि, ये पामीर ग्रंथि रही और ये रही सिंधु नदी। तो इसके बीच की जो पर्वत श्रेणियां हैं इनको कराकोरम के नाम से जाना जाता है। ये कराकोरम कहलाती हैं, तो कराकोरम के नाम से जानी जाती हैं। तो बालटोरो, सियाचिन जैसी हिमानियां हैं और संसार का जो दूसरा सबसे ऊंचा जो शिखर है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में ही पड़ता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो हमारे सबसे ऊपर, सबसे उत्तरी भाग में जो पर्वत श्रेणी है उसको कराकोरम या फिर इसको पार हिमालय भी कहा जाता है, ट्रांस हिमालय भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे मैंने फिर से जूम कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पामीर ग्रंथि है और यहाँ पर जो है आपकी सिंधु नदी बह रही है। ये सिंधु नदी यहाँ पे बह रही है। तो इसके बीच की जो पर्वत श्रेणी है इसको कराकोरम के नाम से जाना जाता है। ये कराकोरम पर्वत श्रेणी है। इसके बाद हमारी जो 2 नदियां हैं, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य की पर्वत श्रेणियों को हिमालय कहते हैं। यानी ये सिंधु नदी जा रही है और इधर जो है ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो इनके बीच की जो पर्वत श्रेणी है, यानी ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, इसको हिमालय पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इन श्रेणियों की बात करें तो ये हिमालय की जो श्रेणियां हैं 3 समानांतर श्रेणियां हैं। यानी यहाँ पर 3 पैरेलल श्रेणियां इस तरह से हमें देखने को मिलेंगी। हिमालय में 3 समानांतर श्रेणियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन श्रेणियों की जो ऊंचाई है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे उत्तर वाली सबसे ऊंची है, उसके बाद जो वाली बीच वाली है उससे कम ऊंची है और इसके पीछे वाली सबसे दक्षिण वाली से कम ऊंची है। यानी कहने का मतलब ये है कि दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। सबसे दक्षिणतम, सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है, सबसे नीचे वाली आप देख पा रहे हैं, सबसे दक्षिण वाली जो श्रेणी है इसको शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक जो है दक्षिणतम श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से 1000 से लेकर 1200 मीटर के बीच में है। वहीं इसकी औसत चौड़ाई जो है 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में इसकी औसत चौड़ाई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अधिकांश जो नदियां हैं वो हिमालय की जो नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं? सबसे उत्तरी वाली श्रेणियों से निकलती हैं।
तो उत्तरी वाली श्रेणियों से निकलने वाली जो नदियां हैं शिवालिक तक आते आते अपने अवसादों का निक्षेपण करती हैं। तो अवसादों के निक्षेपण की वजह से ये जो शिवालिक वाली श्रेणी है ये असंगठित पदार्थों से बनी हुई है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि यह श्रेणी कीचड़, अवसाद और मुलायम चट्टानों जैसे असंगठित पदार्थों से बनी हुई है। यहाँ पे यह भी बताया गया है कि यह अविच्छिन्न श्रेणी नहीं है, यानी सतत अवस्था में नहीं है, कट गई है। क्योंकि यहाँ से नदियां पास हो रही हैं तो नदियों के निकलने की वजह से यह श्रेणी जो है ये कंटिन्यू अवस्था में नहीं है, बल्कि कटी छटी अवस्था में है। तो यह अविच्छिन्न श्रेणी नहीं है और यह पूर्व में अन्य श्रेणियों में जाके मिल जाती है, यानी पूर्व तक जाते जाते यह अन्य श्रेणियों में जाके मिल जाती है। इस श्रेणी में कुछ संकीर्ण घाटियां हैं, इन्हें दून कहा जाता है। जैसे कि देहरादून ही एक ऐसी घाटी है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ एग्जाम्पल हैं दून घाटियों के। तो कुछ संकीर्ण घाटियां जो हैं ये शिवालिक श्रेणी में मौजूद मिलती हैं। अब शिवालिक के बाद शिवालिक की जो उत्तर में श्रेणी आ जाती है उसको मध्य हिमालय या फिर हिमाचल कहा जाता है। यानी बीचों बीच में यहाँ पर शिवालिक के उत्तर में जो श्रेणी आ जाती है इसको मध्य हिमालय या फिर इसको हिमाचल कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 4000 से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। वहीं इसकी औसत चौड़ाई जो है लगभग 80 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैली हुई है। इसके जो ढाल हैं, इसके ढाल वनों और चरागाहों से आच्छादित हैं, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रमणीय भूदृश्य हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा सदाबहार वन टाइप है यहाँ पर। जल स्रोत, झरने और अनेक छोटी छोटी नदियाँ संकीर्ण घाटियों में से अपना रास्ते बनाते हुए सुंदर दृश्य यहाँ पे उपस्थित करती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध पर्वतीय स्थान है जो कि सैरगाह के रूप में विकसित हुए हैं। तो बताया गया है जैसे डलहौजी है, धर्मशाला है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है और दार्जिलिंग है। ये सभी स्थान जो है इस मध्य हिमालय या हिमाचल में ही हैं। इसके बाद बात करते हैं हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी की। तो हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणियां हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय कहलाती हैं। समुद्र तल से इनकी जो औसत ऊंचाई है ये 6000 मीटर से अधिक है। देखिए, बृहद हिमालय वाली पोर्शन में ही संसार की सर्वोच्च चोटियां विद्यमान हैं। इनमें से बहुत सी चोटियों की समुद्र तल से ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। नेपाल में स्थित एवरेस्ट शिखर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। तो एवरेस्ट जो है संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और हमने आपको अपने पहले के वीडियो में बताया था कि एवरेस्ट शिखर को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत में हिमालय का उच्चतम शिखर सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा है। यानी कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय का उच्चतम शिखर है। देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मुझे बताना है। कई बार यहाँ पे अभ्यर्थी गलती कर जाते हैं। अभी लास्ट ईयर जो पैट का एग्जाम हुआ था, यानी यूपी पैट का जो एग्जाम हुआ था, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था और कई अभ्यर्थी इसमें गलती कर आए थे। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत में हिमालय का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो आपको कई बार ऑप्शन दिए होते हैं एवरेस्ट का, K2 का, नंदा पर्वत है या फिर कंचनजंगा का ऑप्शन दिए होते हैं। तो अभ्यर्थी क्या करते हैं, अभ्यर्थी जो है एवरेस्ट के बाद, चूंकि K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो अभ्यर्थी इसको टिक कराते हैं। अगर आप लोग K2 की अवस्थिति देखें तो K2 जो है वो POK वाले पार्ट में पड़ती है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है। यानी हमारे भारत में नहीं आती, बल्कि ये POK वाले पार्ट में चली जाती है। यानी जो पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से पार्ट को घेर रखा है, अनाधिकृत रूप से जो कब्जा कर रखा है हिस्सा, उस हिस्से में K2 चली जाती है। तो इस वजह से K2 को जो है कई एग्जामों में भारत की मुख्य भूमि में काउंट नहीं करते हैं। तो जब भी बात होगी कि भारत में हिमालय का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो हमेशा आंसर होगा आपका कंचनजंगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब भी ये पूछा जाएगा कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ अन्य हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर हैं। इसमें नंगा पर्वत है, नंदा देवी है और धौलागिरी है। हमने अब तक यहाँ पर कराकोरम के बारे में, हिमालय के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम हिमालय के जो पूर्वी पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो पूर्वांचल सीमा पर पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो म्यांमार की सीमा के साथ इन पर्वतों का पूर्वी विस्तार पूर्वांचल कहलाता है। यानी हिमालय के जो म्यांमार सीमा के साथ पूर्वी पर्वत हैं इनको पूर्वांचल कहा जाता है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पर्वत जो है कई श्रेणियों से मिलकर बने हैं, यानी यहाँ पर कई श्रेणियों से मिलकर ही बने हैं। इनमें पटकाई भूम, गारो, खासी जयंतिया और लुसाई पहाड़ी इसमें शामिल हैं। तो ये हिमालय पर्वत का जो है पूर्वी विस्तार है। अब यहाँ पर नोट के रूप में उत्तर के जो पर्वत हैं यानी हिमालय पर्वत की विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे बताया गया है कि इनकी अधिक ऊंचाई है। हमने भी आपको स्पष्ट किया था कि हिमालय में ही संसार के सर्वोच्च शिखर मौजूद हैं। हिमालय के शिखर शंक्वाकार हैं, तीव्र ढाल वाले हैं। हिमालय में गहरी घाटियां मौजूद हैं। तो हिमालय पर्वत बना कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हमने क्लास 7 में प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा था। तो प्लेट टेक्टोनिक में हमने पढ़ा था कि ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है यूरेशियन प्लेट है और नीचे की तरफ यहाँ पर जो हमारा भारत है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत वाला जो खंड है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है, इस तरह से बढ़ रही है। तो ऊपर की ओर बढ़ने की वजह से ये प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट में टकरा रही है। तो यहाँ पर क्या है, पहले
टेथिस सागर हुआ करता था। तो जब ये प्लेट नीचे वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुई तो टेथिस सागर में जो अवसाद वगैरह थे वो भरना स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे करके टेथिस सागर विलुप्त हो गया। और टेथिस सागर के जो बचे हुए अवसाद थे इस प्लेट के दबाव की वजह से, संपीड़न की वजह से उनमें वलन पड़ने लगा और वलन पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उन अवसादों से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। लगातार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि हिमालय की ऊंचाई भी लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से इस एरिया में लगातार भूकंप भी आते हैं। तो ये बात हम क्लास 7 में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने क्लास 7 की वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो देख लें, प्लेट टेक्टोनिक को जान लें, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे है। संपीड़न के परिणाम स्वरूप बने उत्तर के पर्वत पृथ्वी के इतिहास में अपेक्षाकृत नए हैं। महासागरों के नीचे के अवसाद में संपीड़न के कारण मोड़ पड़ गए और ये ऊपर उठ गए, जो कि मैंने अभी बताया था। इसलिए ये नवीन वलित पर्वतों के रूप में जाने जाते हैं। यानी हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय कैसा पर्वत है तो आप बता देंगे हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है। ये पर्वत जो है अब भी ऊपर उठ रहे हैं। अब भी ऊपर उठने का रीजन यही है क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है लगातार यूरेशियन प्लेट में धंस रही है। इसी वजह से लगातार जो हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ के क्षेत्र में आसपास लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान हिमालय के दक्षिण में, पश्चिम में सतलुज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में लगभग 2500 किलोमीटर की एरिया में ये फैला हुआ है। यह मैदान जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ये मैदान निर्मित हुआ है। सिंध और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो सिंध और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का उद्गम हिमालय के उस पार मानसरोवर झील के पास से ही होता है। लेकिन ये दोनों नदियां यहाँ से उद्गम होने के बाद एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में बहते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट, बोखरचू के स्थान है तो बोखरचू के निकट शेरमुख या फिर सिंगी खम्मान हिमनद से होता है। देखिए शेरमुख हिमनद को तिब्बती भाषा में सिंगी खम्मान कहा जाता है। तो इसका उद्गम जो है सिंधु नदी का शेरमुख या फिर सिंगी खम्मान हिमनद से होता है। और सिंधु जो है यहाँ से निकलने के बाद पश्चिम की ओर बहते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद एक दक्षिण की ओर ये मुड़ जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दक्षिण को मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद पूरे पाकिस्तान में बहते हुए अंत में यह अरब सागर में विलीन हो जाती है। देखिए सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का एक छोटा सा हिस्सा ही भारत में पड़ता है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान में पड़ता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जो है ये सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायुंगदुंग जो हिमानी है या ग्लेशियर है उससे निकलती है और उससे निकलने के पश्चात तिब्बत में सांगपो के नाम से पूर्व की ओर बहती है। यानी यहाँ से निकलने के बाद तिब्बत में ये सांगपो के नाम से पूर्व की ओर बहती है और एंड में दक्षिण की ओर एक टर्न लेकर ये भारत में प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये प्रवेश करती है। जैसा कि बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने के बाद यह नदी एंड में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है और बाद में ये जो है गंगा के साथ मिल जाती है। अंत में यह गंगा के साथ मिलकर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है ये बनाती है। देखिए सुंदरबन डेल्टा का अधिकांश हिस्सा जो है बांग्लादेश में पड़ता है। एक छोटा सा हिस्सा जो है इसका जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में भी अवस्थित है। अब बात करें उत्तरी मैदान का मध्यवर्ती भाग की। यानी उत्तरी मैदान का जो मध्यवर्ती भाग है ये वाला जो पार्ट है गंगा और इसकी जो सहायक नदियों वाला पार्ट है इसकी बात हो रही है। अब तक तो हमने इसके पश्चिमी वाले हिस्से की और पूर्वी वाले हिस्से की बात की थी। अब हम इसके मध्य वाले हिस्से की बात करेंगे। तो उत्तरी मैदान का जो मध्यवर्ती भाग है गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो स्रोत नदियां हैं और ये दोनों नदियां जो है देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। देवप्रयाग में मिलने के बाद इन दोनों का नाम हो जाता है गंगा। यानी इन दोनों की सम्मिलित धारा बाद में बन जाती है गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी इसकी लगभग लंबाई जो है लगभग 2525 किलोमीटर है। यमुना और सोन नदी जो है ये गंगा में दक्षिण से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यमुना जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है जो कि प्रयागराज में आकर इससे मिलती है। और यमुना और सोन नदी भी आप देख पा रहे हैं दोनों ही नदियां जो है दक्षिण की तरफ से इसमें आकर मिलती हैं। बहुत सी सहायक नदियां इसमें जो है उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। तो उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे गोमती है, घाघरा है, गंडक और कोसी। ये नदियां जो है उत्तर की तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा प्रायद्वीपीय पठार। यानी ये वाला जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है। इसकी बात हो रही है, प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है। तो भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की बात बताई गई कि यह पठार जो है कठोर, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है
कठोर आग्नेय का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी से निर्मित जो होने वाली सेलें हैं, आग्नेय सेलें, उनसे और रूपांतरित सेलों से ये बना हुआ है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का प्राचीनतम भूभाग है। ये जो है हिमालय पर्वत से भी ज्यादा पुराना है। उत्तर के पर्वतों के विपरीत इस क्षेत्र की जो पहाड़ियों की ऊंचाई है ये कम है और इनके शीर्ष गोलाकार हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का प्राचीनतम भूभाग है, तो समय के साथ अपक्षय और पर्दन की वजह से इस भूभाग की ऊंचाई जो है कम हो गई है, कट छट गया है। तो कटने छटने की वजह से यहाँ की जो पहाड़ियां हैं कम ऊंचाई वाली हैं और इनके शीर्ष हिमालय जैसे तीव्र ना होकर गोलाकार हैं। इसे मोटे तौर पर मध्यवर्ती उच्च भूमियों और दक्कन पठार में विभाजित किया जाता है। इसे मोटे तौर पर मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन पठार के रूप में इसको डिवाइड किया गया है। तो बताया गया है कि यहाँ पर कि बिंद के उत्तर में प्रायद्वीप का उत्तरी भाग मध्यवर्ती उच्च भूमियों के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये बिंद श्रेणी है, बिंद पर्वत श्रेणी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो बिंद के उत्तर में यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो ये वाला पार्ट जो है उत्तरी भाग, ये मध्यवर्ती उच्च भूमियों के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे बताया गया इसकी सीमा कहां से कहां तक बनती है। अरावली पर्वत जो है इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है। देखिए, इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा पर अरावली पर्वत स्थित है। ये इधर जो है अरावली पर्वत पड़ता है और उत्तर में धीरे धीरे ये गंगा के मैदान में विलीन हो जाता है। यानी अरावली पर्वत इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा बनाते हैं और उत्तर में धीरे धीरे ये जो पठार है गंगा के मैदान में विलीन हो जाता है। वहीं मध्यवर्ती उच्च भूमियों की जो पश्चिमी भाग है, मध्यवर्ती उच्च भूमियों का जो पश्चिमी वाला भाग है, ये वाला भाग, पश्चिम वाला भाग ये वाला, देखिए उत्तर पश्चिम में तो अरावली पर्वत यहाँ पे सीमा बना रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर पश्चिम में बना रहा है, ना कि पश्चिम में। जबकि पश्चिम में इसके जो है यहाँ पर मालवा का पठार पड़ता है। यानी मध्यवर्ती उच्च भूमियों का पश्चिमी भाग मालवा पठार कहलाता है। मालवा पठार के नाम से ये जाना जाता है। इसका पूर्वी जो भाग है, यानी पूर्व वाला भाग ये वाला पार्ट है, इसका पूर्वी भाग दक्षिणी बिहार में छोटा नागपुर पठार कहलाता है। दक्षिणी बिहार का मतलब आज का जो झारखंड है, उस झारखंड में ये छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। इसके अलावा बुंदेलखंड और बघेलखंड ये इनके बीच में स्थित है। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला जो रीजन है ये यहीं पर बीच में मध्यवर्ती जो उत्तर की मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसी के बीच में पड़ते हैं। तो ये भी इसी के ही पार्ट है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है। देखिए, अरावली जो श्रेणी है उत्तर पश्चिम में, जो अरावली श्रेणी पड़ रही है इसके, उसके पश्चिम में साइड में थार मरुस्थल अवस्थित है, जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। तो अरावली मरुस्थल जो है यह चट्टान और बालू से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप थार मरुस्थल के बारे में जानते हैं। थार मरुस्थल के इस भाग की कुछ छोटी नदियां लवड़ झीलों में गिरती हैं, यानी कुछ छोटी नदियां लवड़ी हैं और झीलों में गिरती हैं, या फिर ये बालू में ही विलीन हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो नदियां होती हैं ये नदियां अंत्यस्थली अपवाह क्षेत्र का उदाहरण है। जैसे लूनी नदी, तो लूनी नदी जो है, लूनी नदी अंत्यस्थली अपवाह क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो ये बात यहां पे बताई गई है। अब दक्कन पठार पे आ जाते हैं। अब तक तो हमने मध्यवर्ती उच्च भूमियों की बात की थी, अब दक्कन पठार पर आते हैं। दक्कन पठार उत्तर में बिंद पर्वत से दक्षिण में प्रायद्वीप के सिरे तक विस्तृत है। देखिए, यहां पर ध्यान रखिए, अब तक हम ऊपर इस वाले पार्ट की बात कर रहे थे, इतने पार्ट की बात कर रहे थे। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इस वाले रीजन की, यहां से लेकर ये यहां तक बिंद श्रेणी के दक्षिण वाला जो रीजन है उसकी बात करेंगे। तो दक्कन पठार उत्तर में बिंद पर्वत, ये जो पर्वत है बिंद पर्वत है, बिंद श्रेणी से लेकर दक्षिण में प्रायद्वीप के सिरे तक ही विस्तृत है। दक्कन पठार का जो पश्चिमी किनारा है, दक्कन पठार का जो पश्चिमी किनारा है, यानी ये वाला जो किनारा है, ये पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री कहलाता है। यानी इसको पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री कहा जाता है और ये अपेक्षाकृत अविच्छिन्न और पूर्वी घाट से ऊंचा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो पर्वत श्रेणी है सतत अवस्था में है, कटी छटी नहीं है, इसे केवल दर्रों के जरिए ही पार किया जा सकता है। और ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि यह श्रेणी जो है लगातार सतत है, कटी छटी नहीं है, इसको केवल दर्रों के जरिए ही पार किया जा सकता है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि पश्चिमी जो घाट है, यानी पश्चिम वाला जो हिस्सा है वो पूर्व की तुलना में ऊंचा है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, यानी ये पश्चिमी हिस्सा है और ये जो है पूर्वी हिस्सा है, तो इसका ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। यानी कि इसका जो पश्चिमी वाला भाग ऊंचा है और पूर्व वाला भाग नीचा है, तो इस वजह से इसका ढाल जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से लगभग 1000 से लेकर 1600 मीटर के बीच में है। कहीं कहीं पर 1000 मीटर है और कहीं कहीं पर यह 1600 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट में नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियां सम्मिलित हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी हाइट भी बढ़ती जाती है। यानी इसकी जो प्रमुख पहाड़ियों की बात की गई, जैसे नीलगिरी पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई है, कार्डमम पहाड़ियां, ये सभी पहाड़ियां दक्षिण में ही बढ़ती हैं। तो जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे उत्तर से, वैसे वैसे इसकी हाइट भी बढ़ती जाती है। केरल के अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुदी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2695 मीटर है, ये प्रायद्वीपीय भारत के सर्वोच्च शिखर है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी वाले भाग की।
तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार जो पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर ये कम ऊंचाई वाला है, तो इसका ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से ढाल है इसका। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि दक्कन का पठार पूर्व की ओर मंद ढाल वाला है और इस पठार का जो पूर्वी किनारा है ये पूर्वी घाट कहलाता है। यानी ये पूर्वी जो किनारा आप देख पा रहे हैं ये पूर्वी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट जो है निम्न है और खंडित पहाड़ियों से बना है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की जो अधिकांश नदियां हैं पश्चिम की ओर से निकलती हैं और पूर्व की ओर ढलान होने की वजह से पूर्व की ओर बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। चूंकि ये नदियां पूर्व की ओर क्रॉस हो रही हैं, पूर्व की ओर जा रही हैं, तो जब नदियां जो पूर्वी घाट से निकलती हैं तो पूर्वी घाट को खंडित कर देती हैं। यही कारण है कि पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट की तुलना में खंडित अवस्था में है, जबकि पश्चिमी घाट जो सतत अवस्था में है, जबकि पूर्वी घाट जो है ये खंडित अवस्था में, सतत अवस्था में नहीं है, जैसा कि आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है लगभग 300 से लेकर 900 मीटर के बीच में है। इसके बाद बात करी गई है उत्तर पश्चिमी भाग की, दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग की। ये वाला जो पार्ट है उत्तर पश्चिमी भाग, इसकी बात हो रही है। तो दक्कन पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा प्रवाह से ये बना हुआ है और यह भाग जो है दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप के अंतर्गत लगभग पूरा का पूरा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भाग यहाँ पे सम्मिलित हैं। यानी ये दक्कन ट्रैप वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन जो है लावा प्रवाह से बना हुआ है और लावा प्रवाह से बने होने की वजह से यहाँ की मिट्टी जो है काफी ज्यादा उपजाऊ है, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात की गई है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की जो अधिकांश नदियां हैं पश्चिम की तरफ से निकलकर, यानी पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। हालांकि कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो कि मध्य वाले भाग से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो नर्मदा और तापी नदियां मध्य भारत की पहाड़ियों से निकलती हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। नर्मदा जो है उत्तर में बिंद, देखिए नर्मदा नदी आप जैसे देख पा रहे होंगे उत्तर में बिंद श्रेणी पड़ रही है, इसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी पड़ रही है। तो नर्मदा जो है उत्तर में बिंद और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों की जो मध्य सक्रिय घाटी है इसमें होकर ये बहती है। वहीं तापी नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में, तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बह रही है और ये दोनों नदियां जो है मध्य भारत से निकलती हैं, मध्य भारत की जो पहाड़ियां से निकलती हैं, पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में अपना जल विलीन कर रही हैं। अन्य प्रमुख नदियों की बात करें तो अन्य प्रमुख नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। गोदावरी जो है, गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसके बाद चौथे नंबर पर है तटीय मैदान। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिम में एक पतली सी पट्टी, सकरी पट्टी आप देख पा रहे हैं। तो ये सकरी सी पट्टी तटीय मैदान है। ठीक वैसे ही पूर्वी घाट के पूर्व में यहाँ पर एक सकरी सी पट्टी है, ये वाली जो पट्टी है ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो दक्कन का पठार दोनों ओर तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ यहाँ पे समुद्र है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो दोनों तरफ यहाँ पर इसके जो है तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़ा है। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में यहाँ पर गुजरात वाला भाग इसमें आ जाता है, तो इसका उत्तरी भाग जो है काफी ज्यादा चौड़ा है। उत्तरी वाले भाग को इसको जो है कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बताया गया है इसमें गुजरात का मैदान भी सम्मिलित है। गुजरात में इसको कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का तटीय मैदान ये भी कहा जाता है। गुजरात के दक्षिण में यह कोंकण तट कहलाता है। गुजरात के दक्षिण में इसको जो है यहाँ पर इस रीजन में, ये कुछ पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर, महाराष्ट्र से लेकर फिर यहाँ पर गोवा वाला जो रीजन है इस पर, यहाँ पर इसमें इसे जो है कोंकण तट कहा जाता है। पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यानी कि केरल के साइड में जो पश्चिमी तट का दक्षिणी वाला भाग है, ये वाला जो भाग है इसको मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिमी तटरेखा जो है आंशिक रूप से तंतुरित है। यानी कहने का मतलब ये आंशिक रूप से ये तटरेखा जो है इसकी कटी छटी है, बाद बाकी तटरेखा जो है इसकी सतत अवस्था में है। इसके उत्तरी भाग में नर्मदा और तापी के ज्वारनोन्मुख और केरल में लैगून अथवा पश्च जलीय क्षेत्र हैं। देखिए, ज्वारनोन्मुख क्या होता है, जब नदी जो है डेल्टा न बनाकर सीधी सीधी ऊंचाई से समुद्र में गिरती है तो इस तरह की जो नदियां होती हैं ये ज्वारनोन्मुख बनाती हैं। तो नर्मदा और तापी ये दोनों ही नदियां जो है, चूंकि पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में काफी ज्यादा ऊंचा है, तो पश्चिमी घाट को क्रॉस करते हुए नदियां जो है अरब सागर में जाके गिरती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, पश्चिमी घाट ऊंचा है, सतत अवस्था में, यानी यहाँ की जो पहाड़ी है सतत अवस्था में, कड़ी छठी अवस्था में नहीं है। तो यहाँ पर जो नर्मदा और तापी नदियां गिरती हैं ये डेल्टा नहीं बना पाती हैं, बल्कि ऊंचाई से समुद्र में गिरती हैं। तो जब ऊंचाई से गिरती हैं तो ऐसी नदियां ऊंचाई से गिरने की वजह से एक एस्चुअरी या फिर ज्वारनोन्मुख का निर्माण करती हैं। अब लैगून की बात करें तो जैसा कि लैगून के बारे में पहले से बताए हैं कि जब तटीय क्षेत्र में समुद्र का एक छोटा सा भाग समुद्र के मुख्य जल के द्वारा बालू का भित्त से अथवा उसकी भूजिब्बा के द्वारा, यानी कि बालू का भित्त के जरिए या फिर भूजिब्बा के द्वारा तट से अलग हो जाता है, तो तट के पास एक खारे पानी की झील बन जाती है। इसे जो है लैगून अथवा पश्च जल कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ समुद्र का पानी है
और समुद्र की लहरें जो है लगातार अवसादों का निक्षेपण करती हैं। अवसादों के निक्षेपण की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक बालू की अवरोधिका तैयार हो जाती है और बालू की अवरोधिका के एक साइड में यहाँ पर खारा जल भर जाता है। तो इस तरह की जो झील बनती है इसको लैगून या फिर पश्चजलीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, इसके उत्तरी भाग में नर्मदा और तापी के ज्वारनदमुख और केरल में लैगून अथवा पश्चजलीय क्षेत्र हैं। अब पूर्वी तटीय मैदान की बात की गई है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, पूर्वी तटीय मैदान जो है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा और समतल है। यहाँ पर आप मैप में भी देख पा रहे हैं, इसकी चौड़ाई अधिक है और समतल भी है। उत्तर में यह तट जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मैदान में मिल जाता है। यहाँ पर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, तो उत्तर में तट जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मैदान में मिल जाता है। देखिए इस तट का जो है उत्तरी भाग उत्तरी सरकार, यानी इस तट का जो उत्तरी वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये उत्तरी सरकार, और दक्षिणी भाग यानी कि तमिलनाडु साइड वाला दक्षिणी भाग जो है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी तट का जो उत्तरी भाग है ये किस नाम से जाना जाता है, ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, और इसका दक्षिणी भाग जो है कोरोमंडल तट कहलाता है। इसके बाद भारत का पांचवा भौतिक लक्षण भारत के द्वीप समूह है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत के दो द्वीप समूह हैं, एक अरब सागर में है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, और जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो केरल तट के पश्चिम की ओर अनेक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केरल तट के पश्चिम की ओर छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और इनको सामूहिक रूप से लक्षद्वीप कहते हैं। देखिए लक्षद्वीप वाले जो द्वीप हैं ये प्रवालों से बने हुए द्वीप हैं। प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाता है। प्रवाल जो है लाखों की संख्या में होते हैं और जब ये जीव जो है इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के खोल बनाते जाते हैं और ये मरते जाते हैं तो पूरी की पूरी एक श्रृंखला बन जाती है, पूरी की पूरी एक द्वीप की या संरचना की श्रृंखला बन जाती है। तो ऐसे करके प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीपों से बने हुए, प्रवाल जीवों से बने हुए द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। ये जो है लक्षद्वीप की तुलना में आकार में अधिक बड़े हैं। इनमें से कुछ द्वीप जो है ज्वालामुखी से बने हैं, यानी अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप जो हैं ज्वालामुखी पर्वत से बने हुए हैं, जबकि कुछ अन्य द्वीप जो हैं पहाड़ी श्रृंखलाओं के डूब जाने से बने हैं। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तर की कुछ पहाड़ी श्रृंखलाएं आ रही हैं, ये यहाँ पर आगे सतत अवस्था में आई हैं लेकिन बाद में डूब गई हैं। डूबने में कुछ कुछ जो है पहाड़ी श्रृंखलाएं यहाँ पर उभर कर सामने आई हैं। तो वही चीज बताई गई है कि इनमें से कुछ जो है ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप हैं, जबकि कुछ जो अन्य द्वीप जो है पहाड़ी श्रृंखलाओं के डूब जाने से बने हुए हैं। भारत के दक्षिणतम भाग को इंदिरा पॉइंट अथवा पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है और ये जो बिंदु है ये बिंदु मुख्य भूमि पर ना होकर निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो निचला वाला जो भाग है अंडमान निकोबार का, ये ग्रेट निकोबार वाला पोर्शन है। तो हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम जो भाग है इंदिरा पॉइंट अथवा जिसको पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, यह ग्रेट निकोबार पर ही पड़ता है, नहीं यहाँ पर ही पड़ता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।